मौर्य साम्राज्य का इतिहास आय में सरल और सुंदर वर्णन। जब भारत बिखरा हुआ था, एक गुरु और एक शिष्य ने इतिहास बदल दिया। चाणक्य की बुद्धि, चंद्रगुप्त की शक्ति मिलकर बनाया मौर्य साम्राज्य। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी। उस समय भारत कोई एक देश नहीं था। यहाँ छोटे छोटे राज्य, राजा, गणराज्य और आपसी संघर्ष थे। सबसे शक्तिशाली राज्य था कुछ हिस्सों में स्थित था। मगध पर शासन कर रहा था नंद वंश, जिसका अंतिम राजा था धनानंद। धनानंद अत्यंत धनवान था, लेकिन उतना ही अप्रिय। भारी कर, जनता से दूरी, अहंकार, सैनिक शक्ति पर घमंड। राजा के खजाने भरे थे, लेकिन जनता के दिल खाली थे। यही असंतोष आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। अब कहानी में प्रवेश होता है एक ऐसे व्यक्ति का जिसके पास तलवार नहीं थी, लेकिन रणनीति, राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति का जानकार, अर्थशास्त्र का रचयिता। इतिहास बताता है कि धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। उस अपमान ने उसी दिन शपथ ली, जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक शिखा नहीं बांधूंगा। चाणक्य को चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो युवा हो, साहसी हो और जिसे सत्ता की भूख नहीं बल्कि उद्देश्य हो। वहीं उसे मिला। अब उसे तलवार मिल चुकी थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने गुप्तचरों का जाल बिछाया, जनता का समर्थन जुटाया, नंदों की कमजोरियों पर प्रहार किया। आखिरकार धनानंद पराजित हुआ और मगध की सत्ता नंद वंश से छिन गई। यही था मौर्य साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत। उसी समय पश्चिम से आया था सिकंदर। यूनानी शक्ति बिखर चुकी थी। भारत में सत्ता का खालीपन था। चंद्रगुप्त ने यूनानी शासकों को हराया, पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत पर कब्जा किया। यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत दोबारा लेने की कोशिश की, लेकिन उसे चंद्रगुप्त से भारी हार मिली। संधि के अनुसार सेल्यूकस ने बड़े क्षेत्र मौर्यों को दे दिए। चंद्रगुप्त ने 500 युद्ध हाथी दिए। राजनयिक संबंध स्थापित हुए। ये सिर्फ युद्ध की जीत नहीं थी, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान की शुरुआत थी। अब मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल संगठित साम्राज्य बन चुका था। केंद्र में मजबूत प्रशासन, चारों ओर सैनिक और कूटनीतिक शक्ति, चाणक्य का दिमाग और चंद्रगुप्त की तलवार, यही मौर्य साम्राज्य की नींव थी। तो भारत के पहले सच्चे सम्राट बन चुके थे। अब उनके सामने सवाल युद्ध का नहीं, राज्य को चलाने का था। जिस भारत को उन्होंने तलवार से जोड़ा था, उसे अब व्यवस्था से बांधना जरूरी था। चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त ने मजबूत प्रशासन खड़ा किया। कर व्यवस्था बनी, सेना को स्थायी रूप मिला और पाटलिपुत्र इस नए साम्राज्य की धड़कन बना। दूर दूर से व्यापारी आए, विदेशी दूत पहुंचे और पहली बार भारत विश्व राजनीति में पहचाना जाने लगा। इसी स्थिरता के बीच सम्राट के महल में एक नया जीवन जन्म लेता है। एक ऐसा बालक जो आगे चलकर इस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला था। ये बालक था बिंदुसार। बिंदुसार का जन्म सिर्फ एक बेटे का जन्म नहीं था, ये मौर्य साम्राज्य के भविष्य की घोषणा थी। चंद्रगुप्त जान चुके थे, साम्राज्य जीतना आसान है, उसे सुरक्षित रखना कठिन। इसलिए बिंदुसार को शुरू से ही राजा की तरह तैयार किया गया। राजकुमार को शासन, युद्ध और राजनीति की शिक्षा मिलने लगी, वही चाणक्य की पैनी निगाहों के नीचे। उसी समय सम्राट के मन में धीरे धीरे एक बदलाव शुरू होता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर युद्ध देखे थे, अब वो शांति खोजने लगा था। जिस सम्राट के आदेश से हजारों की सेनाएं चलती थीं, वो अब स्वयं पर नियंत्रण सीख रहा था। और यहीं से एक नई दिशा की शुरुआत होती है। इसी समय उनका संपर्क हुआ जैन मुनि भद्रबाहु से। भद्रबाहु ने सत्ता की नहीं, त्याग की बात की। उन्होंने कहा, जिसने सब कुछ जीत लिया हो, उसके लिए सबसे बड़ा युद्ध स्वयं पर विजय है। चंद्रगुप्त पहली बार चुप रहे। उसी दौर में मगध में भीषण अकाल पड़ा। भूख, पीड़ा और मृत्यु हर तरफ दिखने लगी। भद्रबाहु ने निर्णय लिया कि वे अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करेंगे। और यहीं इतिहास की सबसे चौंकाने वाली बात होती है। भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट अपना सिंहासन छोड़ने का निर्णय लेता है। न कोई विद्रोह, न कोई हार, सिर्फ त्याग। चंद्रगुप्त ने राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपा और स्वयं राजसी वस्त्र उतारकर एक साधारण मुनि बन गए। वे भद्रबाहु के साथ मगध से निकल पड़े। न सेनाएं साथ थीं, न वैभव, केवल एक लक्ष्य, आत्मशुद्धि। लंबी यात्रा के बाद वे पहुंचे श्रवणबेलगोला, आज का कर्नाटक। यही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन दीक्षा ली।
अब वे सम्राट नहीं थे, वे साधक थे। राजनीति नहीं, त्याग उनका मार्ग था। जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने अपनाया संलेखना, धीरे धीरे उपवास द्वारा देह का त्याग। जिस व्यक्ति ने हजारों को आदेश दिए थे, उसने अंत में अपने शरीर को भी आदेश देना छोड़ दिया और शांति से इस संसार से विदा हो गया। अब जरा समय की धारा में कुछ पीछे चलते हैं और जानते हैं आचार्य चाणक्य के जीवन में उस दौर में क्या घट रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य सत्ता की चोटी पर थे। पूरा मौर्य प्रशासन उनकी नीतियों पर चलता था। सेना, कर व्यवस्था, गुप्तचर तंत्र, सब कुछ चाणक्य की सोच का परिणाम था। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त ने सत्ता छोड़ने का फैसला किया, चाणक्य का रास्ता भी दरबार से अलग होने लगा। चंद्रगुप्त के त्याग के बाद सिंहासन पर बैठे बिंदुसार। अब सत्ता वही थी, लेकिन दरबार बदल चुका था। बिंदुसार अपने पिता की तरह चाणक्य पर पूरी तरह निर्भर नहीं थे। दरबार में नए मंत्री आए, नई सोच आई और यहीं से चाणक्य की भूमिका धीरे धीरे सीमित होने लगी। इतिहासकारों के अनुसार चाणक्य ने सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। उन्होंने संन्यास या शांत जीवन का मार्ग चुना। कुछ ग्रंथों में संकेत है कि वे तक्षशिला लौट गए। एक जैन और बौद्ध परंपरा में एक अलग कहानी मिलती है। कथा के अनुसार बिंदुसार के दरबार में एक नया मंत्री आया। उसने चाणक्य के खिलाफ षड्यंत्र रचा। चाणक्य ने स्वयं को राजनीति से पूरी तरह अलग कर लिया। कुछ कथाओं में तो यह भी कहा गया कि चाणक्य ने आत्मदाह जैसा कठोर त्याग किया। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कथा पूरी तरह प्रमाणित नहीं है और अधिकांश इतिहासकार इसे प्रतीकात्मक मानते हैं। सबसे मान्य मत यह है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के त्याग के बाद दरबार छोड़ दिया। शेष जीवन अध्ययन, लेखन और ध्यान में बिताया। संभवतः वहीं अर्थशास्त्र का अंतिम रूप दिया। उनकी मृत्यु शांत और गुमनाम रही, बिल्कुल उनके सिद्धांत की तरह। चंद्रगुप्त मौर्य के त्याग के बाद भारत की सत्ता आई उसके पुत्र बिंदुसार के हाथों में। ये वो समय था जब साम्राज्य पहले से विशाल था, लेकिन उतना ही नाजुक भी। बिंदुसार को नया साम्राज्य बनाना नहीं था, उसे टूटने से बचाना था। चंद्रगुप्त ने तलवार से भारत को जोड़ा था, बिंदुसार ने उस जोड़ को मजबूती दी। वो दिखावटी विजेता नहीं था, वो धैर्य वाला शासक था। उसका ध्यान लगातार युद्ध पर नहीं, बल्कि नियंत्रण पर था। उत्तर में विद्रोह उठते, दक्षिण में अशांति फैलती और बिंदुसार हर जगह सख्ती से व्यवस्था कायम करता। इसी कारण यूनानी इतिहासकारों ने उसे अमित्रघात कहा, शत्रुओं का नाश करने वाला। लेकिन ये नाश अंधा नहीं था, ये सत्ता को बचाने के लिए था। बिंदुसार के समय में मौर्य साम्राज्य नर्मदा नदी के पार दक्षिण भारत तक फैल चुका था। हालांकि वह जानता था कि हर जगह तलवार नहीं चलानी चाहिए, इसलिए तमिल राज्यों चोल, चेर और पांड्य से उसने सीधी टकराव की बजाय दूरी बनाए रखी। विदेशों से संबंध अब भी जीवित थे। यूनानी राजाओं के दूत पाटलिपुत्र आते जाते रहे। भारत अब एक अलग थलग भूमि नहीं था, वह दुनिया की राजनीति में अपनी जगह बना चुका था। क्या आप जानते हैं, एक साधारण लड़का बना भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट। अगर आपको ऐसी जबरदस्त कहानियां पसंद हैं, तो अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ।